क्यों नहीं बसे राजस्थान के यह दो गांव? वजह जानकर कांप जाएगी आपकी रूह। जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव कई सालों से वीरान पड़ा है। ये एक ऐसा गांव है जिसे हजारों लोग एक ही रात में खाली कर यहां से चले गए थे। दुनिया भर में कई ऐसी जगह हैं जो अपने दामन में कई राज छुपाए बैठी हैं। ऐसी ही जगह राजस्थान के जैसलमेर में स्थित है, जिस गांव का नाम कुलधारा विलेज है, जिसके बारे में सुन आपकी रूह कांप जाएगी। जैसलमेर में स्थित कुलधरा गांव कई सालों से वीरान पड़ा है। यह एक ऐसा गांव है जिसे हजारों लोग एक ही रात में खाली कर यहां से चले गए थे। जैसलमेर का कुलधरा को लेकर एक अजीबोगरीब कहानी है। जानकारी के अनुसार इस गांव की कहानी करीबन 200 साल पहले की है, जब यह गांव वीरान नहीं बल्कि आसपास के 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करते थे। लेकिन फिर इसे रियासत का दीवान सालम सिंह नामक शख्स की बुरी नजर लग गई। लड़की के घर भिजवाया संदेश। पुरानी कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि दीवान सालम सिंह की गंदी नजर गांव की एक खूबसूरत लड़की पड़ गई और वह उसके लिए इस तरह पागल हो गया कि वह बस उसे किसी भी तरह पाना चाहता था। वहीं इसके लिए उसने ब्राह्मण पर दबाव बनाना शुरू कर दिया और उसने दीवान ने उस लड़की के घर एक संदेश भिजवा दिया कि अगर पूर्णमासी तक उसे लड़की नहीं मिली तो वह गांव पर हमला कर लड़की को गांव से उठा ले जाएगा। एक मंदिर पर इकट्ठे हुए 84 गांव इसी बात को लेकर दीवान और गांव वालों के बीच लड़ाई शुरू हो गई और गांव की चौपाल पर पालीवाल ब्राह्मणों की बैठक बुलाई गई। वहीं 5000 से ज्यादा गांव के परिवारों ने अपने सम्मान के लिए रियासत छोड़ने का फैसला ले लिया। यह फैसला लेने के बाद सभी 84 गांव वाले एक मंदिर पर इकट्ठे हुए और गांव वालों ने कहा कि कुछ भी हो जाए, दीवान को अपनी लड़की नहीं देंगे। इसके बाद अगली शाम कुलधरा वीरान हो गया और वहां एक परिंदा भी नजर नहीं आया। कहते हैं कि गांव वालों ने गांव छोड़ते समय इस जगह को श्राप दे दिया था। बता दें कि समय बीतने के बाद 84 गांव तो दोबारा बस गए, लेकिन 2 गांव कुलधरा और वहीं ये गांव अब भारतीय पुरातत्व विभाग के संरक्षण में है, जिसे दिन की रोशनी में सैलानियों के लिए खोला जाता है। चूड़ियों और पायलों की आवाज मिली जानकारी के अनुसार कहा जाता है कि इस गांव पर रूहानी ताकतों ने कब्जा किया हुआ है और आज भी यहाँ पालीवाल ब्राह्मणों की आहट सुनाई देती है। यहाँ घूमने आने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि हर वक्त कोई आसपास चल रहा है और बाजार के चहल पहल की आवाजें सुनाई देती हैं। इसी के साथ महिलाओं के बात करने और उनकी चूड़ियों और पायलों की आवाज भी हर पल आती रहती है। फिलहाल यहाँ प्रशासन ने एक फाटक बनवा दिया है, जिसके पार दिन में सैलानी घूमने आते रहते हैं, लेकिन रात में इस फाटक को पर एक परिंदा भी दिखाई नहीं देता है। लोग कहते हैं कि रात के वक्त यहाँ जो भी आया वो हादसे की शिकार हो गया है। कुलधरा में आज भी राजस्थानी संस्कृति की झलक मिलती है। आप अगर और भी जानना चाहते हैं तो हम अपना एक्सपीरियंस आपके साथ। आज हम लोगों ने जैसलमेर शहर से बाहर स्थित जगहें यानी कुलधारा गांव और सम में मौजूद रेत के टीले देखने का विचार बनाया था। अगले दिन हमें जोधपुर जाना था, तो सोचा था कि उस दिन जैसलमेर में स्थानीय जगहों पर ही घूमेंगे। इससे दूर से जल्दी आने की हड्डबद्धी नहीं रहेगी और हम आराम से चीजें देख पाएंगे। यह विचार राकेश भाई का था और मुझे जचा था। हमारे पास सम, कुलधारा वगैरह जाने के 2 रास्ते थे, या तो कोई टैक्सी वगैरह लें या कोई बाइक लें। चूंकि राकेश भाई बाइक चलाने में दक्ष हैं, तो बाइक लेने का ही विचार बनाया। चाय पीते पीते ही चाय वाले भाई साहब से इस विषय में पूछा, तो उन्होंने हाथ के इशारे से बता दिया कि आगे जाकर बाइक रेंट पर देने वाली दुकानें हमें मिल जाएंगी। चाय के पैसे हमने दे दिए थे, तो अब हम लोग बाइक किराए पर लेने के लिए चल पड़े थे। कुछ दूर जाकर ही दुकान थी। हम उधर पहुंचे और उनसे बाइक के विषय में पूछा। सब देखा परखा और एक पल्सर लेने का निर्णय लिया। वो पल्सर का रेट 1000 रुपए बता रहे थे। थोड़ा मोल भाव किया तो 900 में आए। हमने अपना एक बैग उधर छोड़ दा, एक छोटा बैग अपने पास रख लिया और उसमें राकेश भाई ने अपना पावर बैंक रख दिया। इस कारण मैंने अपना पावर बैंक निकालने की नहीं सोची। हमने 1500 रुपए, 900 किराया और 600 सिक्योरिटी जमा कराकर बाइक लेकर जैसलमेर से बाहर की तरफ निकल पड़ छे। हमें अब बाइक में तेल डलवाना था। निकलने से पहले बाइक वाले भाई ने हमें सुझाव दिया था कि हम लोग पानी वगैरह यहीं से खरीद कर चले, क्योंकि सम में ये सब चीजें बड़ी महंगी मिलती हैं। हमने उनका सुझाव मानने का निर्णय ले लिया था। गूगल मैप में हमने कुलधारा फीड किया और रास्ते की ओर बढ़ चले। कुछ ही दूर में हमें पेट्रोल पंप मिला, तो उधर हमने बाइक में 400 का तेल डलवाया।
अब हम आगे बढ़ रहे थे, तभी हमें याद आया कि हमने तो पानी लिया ही नहीं है। वापस जाने की बजाय हमने सोचा कि रास्ते में जो चाय की टापरी मिलेगी हम लोग उधर खरीद लेंगे। वैसे भी उधर रुककर चाय तो पीनी ही थी। बाइक का सफर चल रहा था। मौसम इतना ठंडा नहीं था, लेकिन बाइक पर मैंने हुड डाला हुआ था। अगर बाइक पर ना होता तो हुड शायद न डाला होता। गर्मी थी, सामने सड़ी डीएचक थी और चारों ओर मरुस्थल दिख रहा था। रास्ते में एक दो चाय की टपरी हमें दिखी, लेकिन उधर हमने नहीं रोकी। फिर एक जगह एक बोर्ड दिखा जो कि रेगिस्तान की तरफ इशारा करके बता रहा था कि उधर से जाएंगे तो कुलधारा 5 किलोमीटर पड़ी डिढ़ेगा। वहीं सड्डी डीएचक वाला रास्ता दिखा रहा था कि 18-19 किलोमीटर पड़ी डिढ़ेगा, क्योंकि सड्डी डीएचक से हमें घूमकर चलना होता। शक्ति भाई ने पूछा, क्या करना है, इधर से चले या सीधे से? मैंने अपने बाएं तरफ के रास्ते को देखा। दूर दूर तक सड़क का नामो निशान नहीं था, केवल रेत ही रेत थी। एक पल को मम्मी के किरदार इमोटेप का ख्याल आया, लेकिन फिर वो रेत की आकृति की तरह भुरभुराते हुए गिर गया और मैं वर्तमान में आने वाली परेशानियों के विषय में सोचने लगा। मैंने राकेश भाई को प्रश्न किया, बाइक चलेगी क्या उधर? शक्ति भाई, मुश्किल है। मैं, फिर क्यों रिस्क लेना है? मुझे रिस्क लेने का कोई तुक समझ नहीं आया। भले ही 13 किलोमीटर का फर्क था, किन रेतीली जमीन में बाइक चलाना काफी मुश्किल होता। फिर वो इलाका ब्याबान ही लग रहा था। बीच में कुछ हो जाता तो लेने के देने पड्डी डीएच जाते। हमने सोचा कि अभी पानी भी लेना है और इधर सड्डी डीएचक है ही, तो हम सड्डी डीएचक के माध्यम से ही जाएंगे। उधर से हम थोड़ा ही आगे बढ़े होंगे कि एक चाय की टपरी हमें मिल गई। हमने 10:30 बजे करीब नाश्ता किया था और 11:15 बजे हम इस टपरी पर रुक रहे हैं। राकेश भाई ने साइड में बाइक रोकी। मैं चाह रहा था कि वो चाय की टपरी की तरफ जाकर रोकें, लेकिन हम सीधा जा रहे थे और चाय की टपरी हमारे दाएं तरफ थी। इधर से हमें रोड क्रॉस करके ही टपरी तक जाना होता, क्योंकि ये हाईवे ही था, तो गाड़ियां इधर तेजी से आ जा रही थीं। मुझे रह रहकर राकेश भाई के साथ घटित होने वाले हादसे की याद आ रही थी। मैंने राकेश भाई को बोला कि आराम से लगाना, उधर भी साइड में लगाई थी आपने। उन्होंने कहा, छोड़ दो इधर ही। मैंने कहा, उधर भी ऐसा ही छोड़ा था। शक्ति भाई ने कंधे उचकाए और बोला, कुछ भी होने की संभावना बहुत कम, और हो भी जाता है तो क्या कर सकते हैं। यह कहकर उन्होंने बाइक को किनारे पर खाड़ी डीढ़ी किया और हम उतरकर चाय की टपरी पर पहुंचे। चारों तरफ रेत थी और बीच में ये चाय की टपरी थी। वहीं पर एक अंडे वाला और दूसरी चीजों वाला ठेला सा था। ठेले से बादशाह के गाने, डीजे वाले बाबू की धुन पर कोई राजस्थानी गाने की स्वर लहरियां आ रही थी। यह धुन काफी प्रसिद्ध हुई थी और अलग अलग भाषाओं में इस पर गीत बने थे। एक तो गढ़वाली में भी है। हमने चाय ली और 1-2 लीटर की पानी की बोतल ली। चाय चुसकते हुए मैं गीत के बोलों पर ध्यान देने लगा तो पता चला कि यह कोई भजन था जो डीजे वाले बाबू के संगीत पर बैठाया गया था। बोल राजस्थानी ही थे। हमने चाय खत्म की। फिर राकेश भाई ने चाय देने वाले लड्डचके से कुलधारा के विषय में पूछा कि कितना दूर है। उसने भी इस तरह 18 बताया। वो राजस्थानी में ही बात कर रहा था, लेकिन हमें उसकी बातें समझ आ जा रही थीं। फिर उससे पीछे वाले रास्ते के विषय में पूछा जहां कुलधारा 5 किलोमीटर। हम बाइक पर बैठे, बाइक स्टार्ट हुई और हम लोग आगे बढ़ने लगे। सामने सड़क थी और उसे रौंदते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। चारों तरफ रेत ही रेत थी। मैं पीछे बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में बैठे बैठे कई तरह के ख्याल आते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर हमें विंडमिल भी दिखे। उनमें एक आध हल्के हल्के घूम रहे थे। उसे देखकर हम ये कयास लगाने लगे कि इससे पर्याप्त बिजली उत्पन्न हो पाती होगी या नहीं। वहीं मैं सोचने लगा कि मंथर गति से घूमता इतना बड़ा विंडमिल अगर कभी पंखे के समान तेजी से घूमेगा तो क्या होगा? इंसान तो उस दौरान उडीडीएच ही जाएगा। मेरे दिमाग में फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म के सीक्वेंस की तरह एक सीक्वेंस चलने लगा। हम बाइक पर बैठे, बाइक स्टार्ट हुई और हम लोग आगे बढ़ने लगे। सामने सडी डीएचक थी और उसे रौंदते हुए हम अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। चारों तरफ रेत ही रेत थी। मैं पीछे बैठा हुआ था और मेरे दिमाग में बैठे बैठे कई तरह के ख्याल आते जा रहे थे। कुछ दूर जाकर हमें विंडमिल भी दिखे। उनमें एक आध हल्के हल्के। उसे देखकर हम ये कयास लगाने लगे कि इससे पर्याप्त बिजली उत्पन्न हो पाती होगी या नहीं। वहीं मैं सोचने लगा कि मंथर गति से घूमता इतना बड़ा विंडमिल अगर कभी पंखे के समान तेजी से घूमेगा तो क्या होगा?
इंसान तो उस दौरान उड्डेच ही जाएगा। मेरे दिमाग में फाइनल डेस्टिनेशन फिल्म के सीक्वेंस की तरह एक सीक्वेंस चलने लगा। कुछ लोग एक गाड़ी में सम की तरफ बढ़ रहे हैं। मौसम खराब है, तेज हवाएं उठ रही हैं, बालू चारों तरफ उड्डेच रही है। बादल छाने के कारण दिन के 12 बजे भी ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शाम के 7 बजे हों। लोगों के मना करने के बाद भी वो जिद करके इधर आते हैं। फिर हवाएं एकदम से बढ़ जाती हैं। ड्राइवर, जो कि उसी समूह का सदस्य है, हवाओं के थपेड़े गाड़ी पर महसूस कर रहा है। गाड़ी का संतुलन बनाने में उसे दिक्कत हो रही है। और फिर वो इन विंडमिल की तरफ पहुंचते हैं जो कि द्रुत गति से घूम रहे हैं। वो इसे देखकर ऐसे ही विस्मित हो जाते हैं जिस प्रकार शेर को देखकर शिकार। गाड़ी बढ़ती जा रही है और सब आश्चर्य से विंडमिल का घूमना देख रहे हैं। गाड़ी विंडमिल के करीब पहुंचने वाली होती है। काले बादल आसमान को अपने गिरफ्त में ले लेते हैं। चारों तरफ अंधेरा है। हवा की साइयां के बीच विंडमिल से उत्पन्न होने वाली आवाज ही सुनाई दे रही है। सभी अपने इष्ट देवताओं को याद करके दुआएं मांग रहे हैं। ऐसे में अचानक विंडमिल में कुछ होता है और उसका एक हिस्सा टूटकर तेजी से गाड़ी की तरफ बढ़ता है और उसे चीरता हुआ आगे निकल जाता है। यह टकराव इतनी तेजी से होता है कि गाड़ी भी उछलकर रेतीले हिस्से की तरफ गिर जाती है। परंतु इतना सब कुछ होने के पश्चात भी एक चमत्कार होता है। समूह के 5 सदस्य जीवित हैं। वो घायल हैं परंतु जीवित हैं। वो अपने खुदा को दुआएं देने वाले होते ही हैं कि एक चिंगाड़ा उन्हें सुनाई देती है और उनकी चूलें हिल जाती हैं। और फिर वो चीज उन्हें अपने समक्ष दिखती है। वो उन्हें ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि वो मर ही गए होते तो कितना अच्छा होता। अपने इन्हीं विचारों में मैं खोया हुआ था कि हम विंडमिल के निकट पहुंच गए। उधर कुछ लोग उनके नजदीक ही खड़ीडीडे होकर फोटो खिंचवा रहे थे। मैं बाइक में बैठा बैठा ही फोटो खींच रहा था। दिमाग ने जो भयावह स्थिति प्रस्तुत की थी उसको देखने के बाद मैं इधर रुकना नहीं चाहता था। विंडमिल और जैसलमेर की बात चली है तो जैसलमेर और विंडमिल से जुड़ा लोकेश गुलियानी जी का उपन्यास जे मैंने जैसलमेर से लौटने के बाद पढ़ा था। अगर मुझे पहले पता होता कि यह उपन्यास जैसलमेर के ऊपर ही लिखा गया है तो सोनार किला के साथ साथ मैं इसे भी लेकर उधर जाता और इस ट्रिप में इसे जरूर पढ़ता। हॉरर उपन्यास वैसे भी ट्रिप का मजा दोबाला कर देते हैं। कुछ ही दूर चलने के बाद सामने ही हमें कमोड डीएच दिखा जिधर मुद्दकर हमें कुलधारा जाने के लिए मुद्दना है। 3-4 किलोमीटर दूर ही कुलधारा था। उसी के साथ एक और चीज ने मेरा ध्यान आकृष्ट किया। कुलधारा के साथ उधर खाबा फोर्ट का जिक्र था जो कि 19-20 किलोमीटर आगे था। ये खाबा फोर्ट क्या है? मैंने शाक्टी भाई से पूछा। पता नहीं, शाक्टी भाई ने उत्तर दिया। फिर तो चलेंगे उधर भी, मैंने उत्साहित होकर कहा। विंडमिल गुजर चुके थे और अब हमें कोई खतरा नहीं था। राकेश भाई ने भी देखते हैं कि अंदाज में मुंडी हिला दी। फिलहाल तो हम कुलधारा की तरफ ही जाने वाले थे। नमस्ते दोस्तों, क्या आपको भारत के महापुरुषों और महान व्यक्तियों के बारे में जानकारी होती है? क्या आपको उनकी विरासत के बारे में जानने की उत्कृष्ट इच्छा है? तो हमारे चैनल वैदिक दृष्टि में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको भारतीय समाज और संस्कृति के महापुरुषों के जीवन और उनकी योगदान के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें ताकि हम साथ मिलकर इन महापुरुषों की अद्भुत कहानियों को संजीव कर सकें। धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम और अधिक लोगों तक पहुंच सकें। धन्यवाद।